वर्क डन बाय अ टॉर्क। वर्क डन बाय अ टॉर्क में क्या है कि जैसे हमने देखा था कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क ये है कि जब भी कभी हम रोटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो रोटेशनल फोर्स को हम टॉर्क बोल देते हैं। अब रोटेशनल फोर्स कैलकुलेट कैसे करी जाती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। अब वर्क डन निकालना है, वर्क डन बाय अ टॉर्क। तो हमने कहा कि कोई भी रेगुलर या इरेगुलर कैसी भी शेप है, जैसे पेज नंबर 18 पर नीचे देखेंगे हम कि ये शेप हमको दे रखी है। यहाँ पर एक पॉइंट है O, एक पॉइंट O है और इधर कोई पॉइंट है P। पॉइंट O जो है दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये पॉइंट P है। पॉइंट P क्या है? जहां पर फोर्स अप्लाई करी जा रही है, जिस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करी जा रही है। अब हमने O को P से ज्वाइन कर लिया, O को P से ज्वाइन करा और इसको हमने बोल दिया, जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है इसको R बोल दिया। अब ये वाला पॉइंट हो गया Q, और हमने माना कि यहां से P से Q तक इस पर हम फोर्स लगाकर हम इसको ऐसे मूव कर रहे हैं। तो फोर्स किसी भी पॉइंट पर अगर देखें रोटेशनल मोशन में, अगर कहीं पर भी देखें तो वो टेंजेंशियल होगी। तो ये फोर्स हो गया और ये वाला एंगल हो गया थीटा। तो नॉर्मल जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन में वर्क डन कैसे निकाला जाता था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके। और अगर रोटेशनल मोशन है तो यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर था स्ट्रेट लाइन फोर्स, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देते थे तो वर्क डन आ जाता था। यहाँ पर क्या होगा? टॉर्क होगा, यानी कि रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स में आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो वही लिखा है पेज नंबर 18 पर बिल्कुल नीचे है। सपोज अ बॉडी अंडर गोज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, undergoes an angular displacement of delta theta under under the ये आगे की लाइन कट गई है, लिख लीजिएगा इसमें नोट्स में, जिनके पास नोट्स है वो लास्ट की लाइन लिख लीजिए। अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F as shown, अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F as shown। फिर पेज नंबर 19 पर आ जाइए। द वर्क डन इन द रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी और द वर्क डन बाय द टॉर्क इज, work done by the torque is delta W is equal to force into distance along the arc PQ। डिस्टेंस along the arc PQ। अच्छा, डेल्टा थीटा क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। डेल्टा थीटा यानी कि आर्क पी क्यू अपॉन रेडियस। बस ये ध्यान रखना पड़ता है इस फॉर्मूले में, डेल्टा थीटा रेडियंस में होना चाहिए। वो तो हम वैसे भी ध्यान रखेंगे कि जो एंगल है, एंगल की एसआई यूनिट डिग्री नहीं होती, रेडियन होती है। तो हम तो वैसे भी ध्यान रखेंगे कि उसको हमको रेडियन में ही रखना है। तो डेल्टा थीटा रेडियन में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है। ये मैथ्स वाले बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री में भी करा होगा। ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, ये होता है। अच्छा, तो अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा?
आर्क पी क्यू ऐसे लिखा जाता है, पी क्यू लिखकर उसके ऊपर ऐसे आर्क बना दीजिए, मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ना होकर ये कर्व्ड डिस्टेंस है, ये कर्व्ड डिस्टेंस है पी क्यू वाला अपॉन रेडियस। रेडियस को हमने आर लिया है ना, आर ले लो, इसको इधर ले आओ, आर्क पी क्यू इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, आर डेल्टा थीटा ये हो गया। देयरफॉर वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एफ मल्टीप्लाइड बाई आर डेल्टा थीटा। फोर्स इनटू, ये तो फोर्स हो गया, ये तो फोर्स है इस तरह से जा रहा है, और ये हो गया आर हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एफ इंटू आर, इसको मैं टाउ बोल दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर, ये टाउ हो जाएगा, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा। तो इसको बहुत आसानी से कंपेयर करा जा सकता है जो स्ट्रेट लाइन मोशन था। स्ट्रेट लाइन मोशन में जब हम वर्क निकालते थे तो वो आता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, रोटेशनल मोशन में टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डेल्टा थीटा, वर्क डन बाई टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर टॉर्क कांस्टेंट ना हो, अगर टॉर्क कांस्टेंट ना हो तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऐसे निकाला जाता है, ये डेल्टा डब्ल्यू इज जस्ट लाइक डी डब्ल्यू, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ डी डब्ल्यू, और डेल्टा थीटा का मतलब क्या हो गया, डी थीटा। और जब डी डब्ल्यू से मुझे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना होता है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मतलब टाउ डी थीटा का इंटीग्रेशन। ये कहाँ से कहाँ, थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डी थीटा। तो जब हमको टॉर्क जो है वो कांस्टेंट ना दे रखा हो कि बार बार भाई कभी मतलब थोड़ा कम टॉर्क लग रहा है, कभी ज़्यादा टॉर्क लग रहा है, तो उस केस में फिर हम टाउ डी थीटा ये इंटीग्रेशन से करते हैं। किसी न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो यही मेन फार्मूला है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भी क्लियर है, भास्कर, कार्तिक, इप्सिता, आरुष, अनन्या, अविका, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पेज नंबर 19 पर ही नेक्स्ट टॉपिक है पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क। Power delivered by torque, as we know that delta W is equal to tau delta theta, as we know that delta W is equal to tau delta theta dividing both sides by delta t, dividing both sides by delta t। तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, टाउ डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब ये क्या है, डेल्टा डब्ल्यू जानबूझकर डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड करा है, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है, ये तो पावर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, है ना। तो ये पावर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया ये पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, तो ये पावर हो गया इज इक्वल टू टाउ और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो क्या हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है ओमेगा, तो टाउ ओमेगा, P इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। पेज नंबर 20 पर आइए। Torque can be expressed as the vector product of two vectors. Torque can be expressed as the vector product of two vectors. तो टॉर्क को दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट के तौर पर भी दिखाया जा सकता है, कैसे?
ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है ये वाला कि एक्सप्लेन हाउ टॉर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। एज द वेक्टर प्रोडक्ट of 2 vectors. Consider a particle P in the xy plane. Suppose its position vector is OP vector is equal to R vector. Let F vector be the force acting on the particle. The torque acting on the particle is defined as the vector product of position and free vectors. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर इसका जो है एक ग्राफिकली इसको बनाकर दिखा रहा हूँ। इस बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वाई एक्सिस को दिखाया, वर्टिकल पर जेड और फ्रंट की तरफ इसको हमने एक्स दिखा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि एक्स वाई प्लेन बनाएंगे हम। तो एक्स वाई प्लेन इस तरह से हो गया, एक्स से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लो और एक्स से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, और वाई पर एक डिस्टेंस ले लो और उससे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो इस तरह से। तो ये जो है, ये हमारा जो प्लेन है ये क्या बन गया, ये एक्स वाई एक्सिस में एक प्लेन बन गया है ना, एक प्लेन एरिया बन गया। अब उस प्लेन एरिया में हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट लोकेटेड है। जैसे इन्होंने बोला ना, कंसिडर अ पार्टिकल पी इन द एक्स वाई प्लेन, तो इस एक्स वाई प्लेन में कोई एक पार्टिकल रखा हुआ है पी। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है पी इस जगह। अब इसका जब पोजीशन वेक्टर बनाना होगा किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसका पोजीशन वेक्टर जब बनाना होता है तो उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया ओरिजिन O, ये हो गया पॉइंट P। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा आर वेक्टर। और ये माना कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर फोर्स इस पर एक्ट कर रही है, एफ वेक्टर, लाइक दिस। एक परपेंडिकुलर फोर्स एफ वेक्टर यहाँ पर एक्ट कर रही है इस पर। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि कभी भी किसी भी वेक्टर को अगर मूव करना होता है, कभी भी किसी वेक्टर को हम उस वेक्टर, जैसे मान लीजिए ये एफ वेक्टर है, तो इस एफ वेक्टर को, ये इतना सा है एफ वेक्टर, इस एफ वेक्टर को मैं आगे शिफ्ट कर सकता हूँ इसी डायरेक्शन में और पीछे शिफ्ट कर सकता हूँ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसको पैरेलली भी इधर इधर शिफ्ट कर सकते हैं, बस वेक्टर का डायरेक्शन मत बदलना। ठीक है, तो उसको पैरेलली भी शिफ्ट करा जा सकता है। तो अब आप ये देखिएगा कि इसी वेक्टर को उठाकर मैंने यहाँ कर दिया, ये एफ वेक्टर है। ठीक, अच्छा, ये तो हमको मालूम है कि यहाँ पर जो ये पॉइंट P है, पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर से एफ वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब राइट एंगल यहाँ पर बन रहा है। लेकिन मुझे ये देखना है कि ये आर वेक्टर यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, एफ वेक्टर अगर यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है। अब इस एंगल को अब आप थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा ये वाला एंगल हमारे पास हो गया थीटा, ये वाला एंगल थीटा हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स वेक्टर्स।
तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो टॉर्क होता है। कैसे होता है वो देखिएगा। हमने ये कहा इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है। एंड एज वी नो अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट दैट टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन कैप। आर एफ साइन थीटा एन कैप ये होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज magnitude of torque is this one only, RF sin theta. RF sin theta. ये हो गया। The direction of torque is perpendicular to the plane containing vectors r vector and f vector and its sense is determined by right hand rule. इसका जो सेंस है उसको राइट हैंड रूल से, या राइट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है। सेंस का मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन उस तरह से डिफाइन करी जाती है। अगर मैं इसको आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, आपको आर वेक्टर को एफ वेक्टर की तरफ घुमाना है ना। तो जैसे ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, तो आपको आर वेक्टर को एफ वेक्टर की तरफ घुमाना है। तो आपने राइट हैंड स्क्रू, तो मान लीजिए मैंने राइट हैंड में एक स्क्रू लिया और स्क्रू को यहाँ पर लगा दिया। अब आर वेक्टर को एफ वेक्टर की तरफ घुमा रहा हूँ, तो हमारा हाथ कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब हमारा हाथ एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो पेच बाहर की तरफ निकलता हुआ आता है, और जब क्लॉकवाइज घूमता है तो वो पेच जो है वो टाइट होता चला जाता है, तो पेच अंदर चला जाता है। तो उस टाइम उसका डायरेक्शन क्या होता है, इनटू द पेज। यहाँ पर इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द पेज, ठीक है ना, क्योंकि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कर रहे हैं। उल्टा होता एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो एफ को आर की तरफ घुमाते है ना, तो जब घुमाते तो फिर वो टाइट होता चला जाता, तो उसका डायरेक्शन ऐसे होता। तो वेक्टर है तो वेक्टर का कोई ना कोई डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन बताने का ये तरीका हो गया, समझ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब स्पेशल केसेस देख लीजिए। स्पेशल केसेस में क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन when theta is equal to 0 degree or 180 degree, then tau is equal to RF sin 0. तो साइन 0 तो 0 ही होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0, या फिर RF साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, तब भी हमारा 0 हो गया। When थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उस केस में हमारा जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा RF साइन 90, RF साइन 90। तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो उस केस में टाउ की वैल्यू RF हो गई बस। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज ईजियर टू ओपन और क्लोज अ डोर, व्हाई इट इज ईजियर टू ओपन और क्लोज अ डोर व्हेन वी अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द डोर एट इट्स आउटर और फ्री एज। तो जब हम आउटर एज पर डोर का, जैसे मान लीजिए डोर है, तो इसके आउटर एज पर जब हम इस तरह से परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो वो आसानी से खुल जाता है, ठीक है ना। मतलब आर वेक्टर और एफ वेक्टर उन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का हम एंगल रखते हैं तो वो आसानी से खुल जाता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क उस टाइम मैक्सिमम एक्ट करता है, ठीक है। तो दो केसेस हो गए, पहला केस तो ये था और दूसरा केस ये था कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन 90, आर एफ हो गया। ठीक है जी, अगला देखते हैं। पेज नंबर 21 पर देखिएगा, एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, magnitude of force into moment arm, also show that only the angular component of the force is responsible, only the angular component of force is responsible for producing torque। ये हमको शो करना है, ठीक है। तो बेसिकली मुझे यही शो करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी को हम मोमेंट आर्म बोल देते हैं। ठीक है, आप ये देखिएगा, अगर याद है तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हमारे पास मान लीजिए इस तरीके का, जैसे वेइंग स्केल का एक एग्जांपल दिया था ना, कि ऐसे मान लीजिए कोई चीज़ है और इसको हमने ऐसे यहाँ पर सपोर्ट दे रखा है, हमने ऐसे सपोर्ट दे रखा है और यहाँ पर एक मास लटका रखा है इस तरह से। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल दिया जाता है, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका वेट लग रहा है, तो वेट नीचे की तरफ, वेट इज ऑल्सो फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही एक्सिस है, इसी के अलॉन्ग ये ऐसे 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 रोटेट करेगा। रोटेशन का मतलब, फिर हमने बोला कि रोटेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई गोल चक्कर ही घूमना शुरू हो जाएगा। रोटेशन का मतलब ये है कि अगर कोई कर्व्ड पाथ भी फॉलो कर रहा है तो भी हम उसको रोटेशनल मोशन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा देखिएगा, मुझे ये शो करना है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट आर्म यही होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये देखते हैं क्या है, सपोज अ पार्टिकल इज रोटेटिंग इन द एक्स वाई प्लेन, सपोज अ फोर्स वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाकर इसमें समझाता हूँ इस चीज़ को। टू प्रूव टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, ये चीज शो करनी है। अभी तो बस फॉर्मूला लिख लिया था इसका, इसको शो करना है। देखिएगा, तो ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। इस बार एक्स वाई एक्सेस हमने इस तरह से बना दी, ये ओरिजिन हो गया और हमने एक्स वाई प्लेन में, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट पी ले लेते हैं। अब ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, हम इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद में ये हमारे पास हो गया आर वेक्टर, ये आर वेक्टर हो गया। इसके बाद देखिएगा कि अब यहाँ पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ये एफ वेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा तो हम ये देखेंगे कि भाई फोर्स के और ये जो आर वेक्टर है इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है। तो हमें ये देखना होता है, जब भी कभी हम बनाते हैं ना एंगल, तो हम ये देखते हैं कि हमारा फोर्स और आर वेक्टर ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हो। तो उसके लिए मैं किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकता हूँ पैरेलली, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को, या आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, बस उसका एंगल मत बदलना। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जैसे ये आर वेक्टर है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस आर वेक्टर को थोड़ा सा आगे खींच लूँगा। ठीक है, देखिए कैसे हमने क्या करा, इस आर वेक्टर को ही थोड़ा आगे की तरफ ड्रॉ कर लिया ऐसे, और अब हम ये कहेंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल ऐसे ही तो बनेगा। ये समझ में आ गया थीटा। ठीक है, हमें ये करना होता है कि कोई भी वेक्टर जो है, जो दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट हमें सेम रखना होता है। उसके लिए हम वेक्टर को आगे पीछे खींच सकते हैं या पैरेलली मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एफ वेक्टर को पैरेलली मूव करा था, वैसे ही इसको थोड़ा सा आगे खींच दिया, तो आर वेक्टर भी यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है और एफ वेक्टर भी यहीं से, चाहे तो यहाँ लिख भी देंगे आर वेक्टर।
अच्छा, फिर एफ वेक्टर का आर वेक्टर के अलॉन्ग, मतलब ये एंगल के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट क्या होता है? एफ कॉस थीटा, ठीक है। और एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा? एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा, ये हो गया। आगे चलते हैं जी। अब क्या करेंगे कि ये हमारे पास एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा हो गया। अब इसको जो है ना, जो आप ये ग्राफ देखेंगे जो बना रखा है, इसमें हमने इसको क्या करा है, एफ कॉस थीटा को हमने एफ आर बोल दिया। बात एक ही है, एफ कॉस थीटा को हमने एफ आर बोल दिया। इसी तरह से एफ साइन थीटा को हमने एफ थीटा बोल दिया। अब रोटेशनल मोशन में और लीनियर मोशन में एक मामूली सा फर्क है, वो अभी बताऊंगा मैं आपको। एफ आर और एफ थीटा। एक मिनट वेट करें बस जरा। एक मिनट में आ रहा हूं। तो इसमें देखिएगा, फिर हमने क्या करा कि हम यहाँ पर ना ऐसा करते हैं, जब हमारे को जैसे ये मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन फोर्स ऐसे दे रखी है और हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल दे रखा है थीटा। तो जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते थे ना, तो यहाँ पर हम इस वाले को बोलते थे एफ एक्स, और एफ एक्स के परपेंडिकुलर वाला जो है इसको बोलते थे एफ वाई, ठीक है। अब जो ये एफ एक्स है, होता तो ये वही था एफ कॉस थीटा, और एफ एक्स के परपेंडिकुलर वाला मतलब एफ कॉस थीटा के परपेंडिकुलर वाला एफ साइन थीटा होता था। रोटेशनल मोशन में बस इनका नाम जरा सा चेंज हो जाता है, बाकी मतलब बिल्कुल सेम है। उसमें क्या होता है, जैसे रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये एफ है, और हम ये कहेंगे कि जैसे ये एफ है ना, अब ये आर के अलोंग वाला कंपोनेंट, आर के अलोंग वाला कंपोनेंट, तो ये आर को ऐसे बोल दिया जाता है, इसको एफ आर बोल दिया जाता है। आर का मतलब क्या है? आर वैसे तो हम ये कहेंगे भाई पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर कहा जाता है। कोई भी स्पेस में पॉइंट लोकेटेड है, उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जो वेक्टर बनता है उसको पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं।
और उसको आर वेक्टर कहा जाता है। लेकिन इस आर का दूसरा मतलब भी है कि जब मैं रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये जो ओरिजिन है ये फिक्स है और ये ऐसे ऐसे घूमने वाला है, यानी कि ये आर इज बिहेविंग लाइक रेडियस ऑल्सो, तो इसको रेडियस भी कहा जाता है। रोटेशनल मोशन में इसको रेडियस कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में तो रेडियस का कोई मतलब ही नहीं, ठीक। तो अब आप ये सोचिएगा कि जो आर के अलोंग वाला कंपोनेंट है इसको ना रेडियल कंपोनेंट भी कह देते हैं, रेडियल कंपोनेंट। और रेडियल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर वाला जो वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता था, है ना, उसको यहाँ पर एंगुलर कंपोनेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो जो वहां पर स्ट्रेट लाइन मोशन में एफ एक्स था वो यहाँ पर एफ आर होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो एफ वाई था वो यहाँ पर एफ थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे तो लिख भी लीजिए कि एफ आर इज रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट of force और F theta is angular component of force, ठीक है। अच्छा, बाकी सारी चीजें वही है, ठीक है। मैंने उसको शुरुआत में F cos थीटा और उसको F sin थीटा लिखा था, गलत नहीं है, वो भी वही है ना, एक्चुअली वही वैल्यू है उसकी, सेम है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ ON परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, तो जैसे ये फोर्स है ना, इस फोर्स को पीछे तक मैं एक्सटेंड करूंगा, इसको फोर्स को हमने जरा पीछे तक एक्सटेंड कर लिया और फोर्स को कर लिया पीछे तक एक्सटेंड ऐसे, ठीक है। और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरे को फोर्स वाली जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है। अब फोर्स तो इतना आ गया तो इसका मतलब फोर्स को पीछे एक्सटेंड करेंगे और ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया ON, ये वाला पॉइंट को N बोल दिया, तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, ON हो गया। अच्छा, अब दूसरा सोचिएगा, ये थीटा है एंगल, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को तो क्या बोला जाता है, स्मॉल डी, इसी को तो स्मॉल डी बोलते हैं। तो यहाँ से एक काम करेंगे, हम साइन थीटा निकालेंगे इन ट्राइंगल ONP। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है ना, मैंने ये ON बनाया है, ONP, ये रेडियल कंपोनेंट लिखा हुआ है तो थोड़ा वैसा दिक्कत हो रही होगी, समझ रहे हैं फिर भी? यस सर। ठीक है, तो ट्राइंगल ONP की बात करेंगे। In triangle ONP, sin theta is equal to ON upon OP. Sin theta is equal to ON upon OP. अच्छा, तो sin theta is equal to ON, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है D और OP क्या है, OP है R, O से लेकर P तक का लेंथ कितना है, R है ना, R, तो D को हम बोल देंगे R sin थीटा। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बता दीजिए, सभी को क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, एज वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाई टाउ इज इक्वल टू RF sin थीटा। हम ये देख चुके हैं कि टॉर्क को इस तरह से दिया जाता है, टाउ इज इक्वल टू RF sin थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू, सिंस टाउ इज इक्वल टू RF sin थीटा,
ठीक। अच्छा जी, एफ साइन थीटा आर एफ साइन थीटा। अब यहां से एफ को अलग हटा लो जरा, और ये हो गया आर साइन थीटा। आर साइन थीटा क्या है? डी है। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, और यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। ठीक है, यही चीज प्रूव करनी थी। ठीक, चलिए जी, इसके बाद पेज नंबर 22 पर आइए जरा। अच्छा, अभी पेज नंबर 21 पर एक चीज और देखें। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, ये हो गया। उसके बाद ये एक लाइन और लिखी हुई है, वो बोल रहे हैं पेज नंबर 21 पर ही देखिए क्वेश्चन दोबारा से। ऑल्सो शो दैट ओनली द एंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। ये वाली चीज और देखते हैं। एंगुलर कॉम्पोनेंट क्या होता है? देखिए, एफ आर क्या होता है? रेडियल कॉम्पोनेंट, और एफ थीटा क्या होता है? एंगुलर कॉम्पोनेंट। तो पेज नंबर 22 पर आ जाइए। एफ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, रेडियल कंपोनेंट एफ आर एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। एंगुलर कंपोनेंट को टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोला जाता है। तो एंगुलर और टेंजेंशियल कंपोनेंट एफ थीटा परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ठीक है, तो एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है ना, वैसे भी हमें दिखाई दे रहा है एफ वेक्टर है तो एंगल के अलोंग वाला कंपोनेंट कॉस ही होता है। एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक, अच्छा जी, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, और ये जो एफ साइन थीटा है यही तो एफ थीटा है। तो टाउ इज इक्वल टू एफ थीटा इंटू आर। तो टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इनटू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? वो आर हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, वहां से जो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो तो आर हो गया। और एफ साइन थीटा क्या हो गया? एफ थीटा। इट मीन्स दैट ओनली एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। दोनों चीजें प्रूव हो गई, समझ गए? ठीक है, एक चीज इन्होंने ये पूछी थी कि आपको ये बताना है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। एक तो ये, तो फोर्स इंटू मोमेंट आर्म ये हो गया। फोर्स इंटू डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसी को क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म। ठीक है, और एक ये है कि ओनली एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। ठीक है, तो दोनों चीजें इस तरह से प्रूव हो गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा टॉर्क इन 3 डायमेंशनल मोशन। तो टॉर्क को अगर हमको 3 डायमेंशनल मोशन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? टाउ इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर देखा कि टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट याद है कैसे निकाला जाता था? वो डिटर्मिनेंट बनाकर आई जे के इस तरह से लिखकर। तो वही यहाँ पर बता रखा है, टॉर्क इन 3 डायमेंशनल मोशन। टॉर्क इन 3 डायमेंशनल मोशन। तो टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर एज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की डायरेक्शन में फोर्स एफ एक्स आई कैप, वाई की डायरेक्शन में फोर्स एफ वाई जे कैप और जेड की डायरेक्शन में फोर्स एफ जेड के कैप। ये हो गया, ठीक है। अब जब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? आई कैप जे कैप के कैप, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे, आई वाला जे वाला के वाला, तो एक्स वाई जेड। फिर एफ वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखेंगे, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। और फिर इसके बाद इसको ऐसे लिखा जाएगा, जैसे टाउ वेक्टर है तो टाउ वेक्टर को भी अगर स्प्लिट करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, टाउ एक्स आई कैप प्लस टाउ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप। और इसको कैसे एक्सपेंड करा जाता है अगर याद हो आपको, तो ये वाला जो है इसको मैं पॉजिटिव लेता था, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। जब इसको पॉजिटिव लिया तो क्या हो गया, प्लस का आई कैप, ब्रैकेट लगाइए, ये कॉलम छोड़ दो और ये रो छोड़ दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वाई एफ जेड माइनस एफ वाई जेड। माइनस एफ वाई इंटू जेड माइनस जे कैप। अब माइनस जे कैप, ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो, तो एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, जेड एफ एक्स और प्लस के कैप, लास्ट वाला प्लस का है तो प्लस के कैप, ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो, तो एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स माइनस वाई एफ एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मैं कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करूँगा, तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ टाउ एक्स है, यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट ये हो गया, तो टाउ एक्स इज इक्वल टू वाई एफ जेड माइनस एफ वाई जेड। ऐसे ही टाउ वाई इज इक्वल टू एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। ऐसे ही टाउ जेड एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि हमने लीनियर मोमेंटम देखा था, इसी तरीके से एक होता है एंगुलर मोमेंटम। Angular momentum. Angular momentum of a particle rotating about an axis is defined as the moment of the linear momentum of the particle about that axis. मतलब linear momentum में उसका perpendicular distance from the axis of rotation, इसको आपको multiply करना होता है बस, ठीक है। Angular momentum is equal to moment of linear momentum। अच्छा याद करिए, जो टॉर्क था वो टॉर्क क्या था, टॉर्क को हमने एक नाम दिया था मोमेंट ऑफ फोर्स, याद है, टॉर्क का ये नाम था मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है उसको मैं क्या लिखता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द
एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, यहीं पर यहाँ तो था मोमेंट ऑफ फोर्स, तो यानी कि फोर्स में मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई कर दिया। एंगुलर मोमेंटम क्या, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम में यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स था तो फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करा, यहाँ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो लीनियर मोमेंटम में आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम चीज है। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, तो यहाँ फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करा, वहाँ मोमेंटम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करा जाता है कैपिटल एल से, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी p, है ना, और p इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी को क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। तो L इज इक्वल टू p इंटू डी, ये हमारा हुआ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होगी, अब जरा देखिए, जैसे ये है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है किलोग्राम, वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड, तो m अपॉन s। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर। ठीक, तो अगर इसको देखें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड बोल दो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ये है जी। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है जी, आज इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Good evening.